छत्तीसगढ़ में जहां एक तरफ कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना योद्धा यानी कि डॉक्टर्स सरकार के उदासीन रवैये के चलते इस्तीफा दे रहे हैं। जी हां, आज रायगढ़ में माफ कीजिएगा 40 जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के 15 डॉक्टर भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। ये सभी डॉक्टर वेतन नहीं मिलने के साथ साथ गलत तरीके से ड्यूटी लगाने और कोविड वार्ड में सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज हैं। इसको लेकर डॉक्टर कई बार नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जाहिर सी बात है, आज छत्तीसगढ़ में 12 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 298 पहुंच गई है। तो चलिए आखिर क्या है पूरा मसला, हम जानेंगे और सीधे रुख करेंगे हमारे स्टेट एडिटर धनविंद्र जायसवाल जी का। धनविंद्र जी, संकट की इस घड़ी में यही वो योद्धा हैं जिनके जरिए हम ये जंग जीत सकते हैं, लेकिन काफी निराशाजनक है कि सरकार इनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही। देखिए, जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी तमाम बातें लगातार प्रशासन के सामने रखी है। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपने इस्तीफे में भी इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया है कि उनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। कोविड-19 के वार्ड में उनकी ड्यूटी लग रही तो प्रॉपर उनको पीपीई किट और जो सेफ्टी किट मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उनकी ड्यूटी के आवर्स तय नहीं हैं और सीनियर डॉक्टर्स वार्ड में नहीं आते हैं, लिहाजा पूरे समय उनको ड्यूटी करना पड़ता है। और जब इस बारे में उन्होंने मेडिकल कॉलेज के डीन से बात करने की कोशिश की तो उनको बातचीत करने का मौका नहीं दिया गया। लगातार वो मीटिंग के लिए डीन से समय मांगते रहे, लेकिन जब समय नहीं मिला तो उन्होंने अंततः इस्तीफा देने का फैसला किया। 2014 बैच के ये डॉक्टर्स हैं और सब लोगों ने मिल करके फैसला किया कि सारे के सारे डॉक्टर एक साथ इस्तीफा देंगे। 40 डॉक्टर रायगढ़ के लखीराम अग्रवाल मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड थे, सभी ने इस्तीफा दे दिया है। इसके पहले कल 15 डॉक्टर्स ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से इस्तीफा दिया था और आज 40 डॉक्टरों ने रायगढ़ में इस्तीफा दिया है। इस मामले में हमने स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि डॉक्टरों को पहले इस मामले में यदि डीन के लेवल पर कोई समाधान नहीं मिला तो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन से बात करनी चाहिए थी, और इनसे भी समाधान नहीं मिलता तो वो सीधे मुझसे बात कर सकते थे। मेरा फ़ोन नंबर सारे लोगों के पास अवेलेबल है, वो मुझसे फ़ोन करके चर्चा कर सकते थे और समस्याओं के बारे में बता सकते थे। टी.एस. सिंहदेव का ये कहना है कि वेतन समय पर देने के निर्देश कई बार दिए गए हैं और उसके बाद भी यदि इसमें विलम्ब होता है तो ये तकलीफ देह है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि वेतन के मद में राशि ना हो तो दूसरे मद की राशि को उसमें ट्रांसफ़र करके वेतन उनको दिया जा सकता है, बाद में वो राशि वापस की जा सकती है, लेकिन समय पर वेतन मिलना चाहिए, कर्मचारियों का, डॉक्टर्स का हक है। लेकिन दूसरे जो मामले हैं उसको कहना है कि जब तक इन तमाम मसलों पर चर्चा नहीं हो पाएगी तो इस बारे में वो कुछ स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये स्थिति है कि जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स इस्तीफा दे रहे हैं, डीन के ऊपर आरोप है और ये जो तमाम परिस्थितियां बनी है उसको लेकर के टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि आगे इसको लेकर के बातचीत की जाएगी। धनविंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया। धनविंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आखिर और क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं डॉक्टर्स को, अस्पताल प्रबंधन की क्या कुछ शिकायतें हैं, उसे जानने के लिए हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर हैं, डीन है जो कि पीएम लुका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत करता हूँ मसले न्यूज़ पर। लगता हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो काफ़ी निराश करती हैं, क्योंकि यही वो योद्धा हैं, कोरोना योद्धा हैं, जिनके दम पर हम ये जंग जीतेंगे और यही वो डॉक्टर्स हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस महामारी से जंग लड़ रहे हैं, पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर, लेकिन सरकार उनकी ही नहीं सुन रही है। और इसके चलते हमने बताया था इससे पहले भी कि रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के 15 डॉक्टर अपना इस्तीफा दे चुके हैं और आज रायगढ़ के 40 जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स ने अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें ना सुरक्षा मिल रही है जैसी मिलनी चाहिए, ना सुविधाएं मिल रही हैं। तो बीजेपी कांग्रेस से भी हम रिएक्शन लेंगे इस खबर पर। हमारे साथ फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। जी, बहुत नमस्कार। संजय जी, क्या कहेंगे आप, यही वो योद्धा हैं जिनके दम पर हम ये जंग जीतेंगे और जो अपनी जान जोखिम में डालकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हीं की ही नहीं सुन रही है। देखिए, निश्चित रूप से एक ऐसा दुर्भाग्यजनक पहलू सामने आया है जिनको हम एक भगवान का स्वरूप मानते हैं सामान्य दिनों के अंदर में भी,
लेकिन अब विशेष परिस्थितियां जब निर्मित हुई है कोविड-19 में, और ऐसे जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स जिनको कहते हैं, हम जेआर कहते हैं, जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की थी और शासन ने उनको आनन फानन में लगभग 380-400 जो डॉक्टर्स थे उनको कोरोना के संक्रमण से हॉस्पिटल्स में उनकी ड्यूटी लगवाई थी, लेकिन पिछले 2 महीनों से उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। और जब वो डायरेक्टरेट जाते हैं वहां से उनको सही जवाब नहीं दिया जाता है। मुझे लगता है कि इससे निराशाजनक बात किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती कि जो लोग स्वयं दूसरों की जान बचा रहे हैं, और यहाँ तक मुझे तो जानकारी है कि एक उसमें जूनियर डॉक्टर संक्रमित भी हो गया और पीपीई किट्स उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे लोग लगातार काम कर रहे हैं और सरकार उनको वेतन नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य शायद उन व्यक्ति, उन डॉक्टर्स के लिए नहीं हो सकता, और सरकार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ऐसे लोगों को भी प्राथमिकता के आधार पर उनको वेतन नहीं दे रही है। दरअसल विषय ये है कि सरकार के पास न तो कोई योजना है, न कोई प्रबंधन है, न कोई प्राथमिकता है कि हमको किस स्तर पर जाना है, कहाँ करना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इससे समस्त डॉक्टर्स, जब लोगों की आवश्यकता है, डॉक्टरों की आवश्यकता है, उनको तत्काल भुगतान करना चाहिए, हमारी मांग है। संजय जी, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते भी आपकी भूमिका बनती है सर। अब जब सरकार नहीं सुन रही है, आपकी साइड से कुछ ऐसा होना चाहिए कि सरकार उनकी सुने। आपकी तरफ से क्या कुछ किया जाएगा इस मसले को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण के समय, कोविड-19 के समय हम बहुत राजनीतिकरण में विश्वास नहीं रखते। हम राजनीतिक दल हैं, राजनीति की बात करते हैं, लेकिन आज समय है, सरकार को समझने का समय है। जो लोग लगातार सेवाएं दे रहे हैं उनको इस तरह वेतन मिलना चाहिए। और यदि हमने भी समाचार पत्रों के माध्यम से हमने इस बातों को उठाया है, और यदि उसके बावजूद यदि सरकार नहीं चेतती है, तो निश्चित रूप से हम इसके खिलाफ में प्रदर्शन करेंगे। हम बातचीत रखेंगे, सकारात्मक रूप से बातचीत करेंगे कि इनको प्राथमिकता के आधार पर इनके वेतन हो, और सरकार उसके बाद भी नहीं सचेत होती है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ में आंदोलन करेंगे। संजय जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत कर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ हम देख सकते हैं कि इस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन जो फ्रंट लाइन के योद्धा हैं, कोरोना योद्धा हैं, डॉक्टर्स हैं, सरकार का जो उदासीन रवैया है उसके चलते वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। इससे पहले 15 डॉक्टर ने इस्तीफा दिया था, जूनियर डॉक्टर ने, और आज रायगढ़ में 40 जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया, जिससे परेशानियां जाहिर सी बात है बढ़ने ही वाली हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की सरकार ने नए कर्मचारियों की भर्ती पर फिलहाल रोक और इंक्रीमेंट रोकने का जो फैसला लिया है उसको लेकर कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। कर्मचारियों के साथ ही बीजेपी सरकार भी अब हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कभी सरकार कहती थी कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और कभी इस तरीके से हाथ खींच लेती है। कांग्रेस के बड़े ओहदेदार नेता कुछ दिन पूर्व बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ में, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, हम किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, हम किसी प्रकार का कटौती नहीं करेंगे। लेकिन 1 महीना भी नहीं हुआ है और उनके कथनी और करने जनता के सामने आ गई है। कोरोना संकट के दौरान राजनीतिक मुद्दों को लेकर पहली बार कांग्रेस और बीजेपी डिजिटल तरीके से आमने सामने आए हैं। कांग्रेस ने आज स्पीक अप इंडिया के नाम से अभियान चलाया और केंद्र सरकार से गरीबों को मदद देने की मांग की। वहीं इसके खिलाफ बीजेपी भी मैदान में उतरी है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस की पोल खोलने की कोशिश की है। कोरोना संकट काल ने राजनीति की दशा और दिशा भी बदल डाली है। अब राजनीतिक दांवपेच और बयानबाजी सड़कों पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। कुछ ऐसा ही नजारा तब दिखा जब कांग्रेस ने स्पीक अप अभियान के जरिए केंद्र सरकार का विरोध जताया। छत्तीसगढ़ में स्पीक अप अभियान में कांग्रेस का हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता जुड़ा। वार्ड स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक सोशल प्लेटफॉर्म पर लाइव रहे और केंद्र की नाकामी जनता के सामने रखते दिखे। इस दौरान कांग्रेस ने गरीबों को 10,000 रुपए और मजदूरों को 6 महीने तक 7,500 रुपए महीना देने की मांग रखी। कोरोना के समय लोगों के बीच में अगर हम लोगों को जाना है, बैठकें करनी है या मीटिंग्स करनी है, सभाएं करनी है, जिस माध्यम से हम संदेश देते हैं वो बाधित है। और इन परिस्थितियों में आज के युग में राजीव जी को स्मरण करते हुए जिस तकनीक को उनने 21वीं सदी के भारत को उपलब्ध कराया था, उस माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात, भारतवासियों की बात इस सरकार के सामने, देश की सरकार के सामने रखने का आह्वान जो हमारे
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया जी ने किया था, उसी में हम लोगों ने भी अपनी एक भारत के नागरिक होने के नाते, एक भारतवासी होने के नाते अपनी भी आवाज उनके साथ जोड़ी। कांग्रेस ने स्पीक अप अभियान चलाया तो जवाब में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के नेता भी सक्रिय हो गए। कांग्रेस को पुरानी बातें याद दिलाई गईं और स्पीक अप अभियान को झूठी वाहवाही बटोरने का साधन करार दे दिया। आज कांग्रेस के द्वारा जो तय किया गया कि फेसबुक लाइव इसके माध्यम से चर्चा करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इनके दिल्ली से कांग्रेस के नेता से लेकर के और प्रदेश में जो नेता इनकी चर्चा कर रहे हैं, मैंने सुना है न इसमें कोई तारतम्य है, न इसकी कोई लय है और न किसी प्रकार के जो आखिर क्या चाहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं आ रही है। जिनकी जो इच्छा पड़ रही है वो अपनी बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के एक लाइन में कहा जाए तो कांग्रेस की नौटंकी है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना में इनकी कोई कि इस वैश्विक लड़ाई में भूमिका तो है नहीं। राजनीतिक बिसात में बयानबाजी तो अक्सर देखने को मिलती है। धरना प्रदर्शन और रैली के जरिए भी राजनीतिक दल आमने सामने देखे गए हैं, लेकिन बदली परिस्थिति ने राजनीति को भी बदल दिया है। अब राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि आम आदमी भी इसमें भागीदार बने। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। तो वही कांग्रेस के इस अभियान को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लेते हैं। रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है और कांग्रेस को झूठा बता दिया। साथ ही राज्य सरकार पर मजदूरों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अर्थव्यवस्था के लिए अभूतपूर्व काम कर रही है। तो चलिए बात करेंगे टिड्डी दल के आतंक की। देश के कई राज्यों में टिड्डी दल आतंक फैला रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में टिड्डी दल की आमद हो चुकी है और अब छत्तीसगढ़ में भी टिड्डी दल के पहुंचने की आशंका है। छत्तीसगढ़ की सरकार टिड्डी दल को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी सतर्कता बरती जा रही है। कृषि विभाग की नजर टिड्डी दल के साथ साथ हवा के रुख पर भी है, क्योंकि हवा का रुख जिस ओर होगा टिड्डी दल भी उसी दिशा में बढ़ेगा। फिलहाल पूरी सतर्कता बरती जा रही है और आशंका है कि 1-2 दिन में टिड्डी दल छत्तीसगढ़ की सीमा में आ सकता है। अभी केंद्र सरकार के कृषि विभाग ने हम लोगों को अलर्ट जारी किया हुआ है और छत्तीसगढ़ की कृषि विभाग से हमने जो सीमावर्ती जिले हैं उनको निर्देशित किया हुआ है कि जहाँ पे भी इस प्रकार के महाराष्ट्र में आने की सूचना है, अभी अमरावती तक पहुँचा हुआ है और वायु का जिधर बहाव होता है उधर उनका जाना लगभग तय रहता है। तो महाराष्ट्र से, विदर्भ से छत्तीसगढ़ में आने की संभावना है। तो हम लोगों ने जो सीमावर्ती जिले हैं उनको सारे डीडीएस को, जिला प्रशासन को इस बारे में सूचना दे दिया है। अपनी तैयारी रखें ताकि इसको हम रोक पाने में सफल हों। रायपुर से खबर है, कोरोना संक्रमित आज 29 नए मरीज मिले हैं। मुंगेली में 11, जशपुर में 8, बिलासपुर में 4, कांकेर में 3 मरीज मिले। रायगढ़ में 2 और कोरिया में 1 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 315 हो गई है। तो छत्तीसगढ़ में आज 29 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 315 हो गई। अधिक जानकारी के लिए क्या कुछ हालात हैं छत्तीसगढ़ में, उसे जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का। मोहन, अब कोरोना वायरस रफ्तार पकड़ रहा है छत्तीसगढ़ में, आज 29 पॉजिटिव मरीज मिले। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार जो मरीजों की संख्या है वो 20 से 30 के आसपास बनी हुई है। आज भी 29 मरीज जो है वो नए मिले हैं, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में एक्टिव जो कोरोना के मरीज हैं उनकी संख्या अब 300 के आंकड़े को पार कर चुकी है। तो जो जैसा कि आशंका थी कि प्रवासी मजदूरों के आने के बाद इस संख्या में इजाफा होगा, वैसा देखने को मिल रहा है और औसत
20 से 30 जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि सबको चिन्हित कर लिया गया है, किसी और को ये लोग इफेक्ट ना कर सकें, इसलिए क्वारंटाइन में ये पहले से थे, इसलिए ज्यादा जो डरने की बात नहीं है। और स्वास्थ्य विभाग बार बार ये ताकीद कर रहा है कि जो भी मरीज सामने आ रहे हैं उनसे किसी और को इफेक्ट ना हो, इसके लिए सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जो आंकड़ा है छत्तीसगढ़ में वो लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि अब यहाँ 300 से अधिक एक्टिव मरीज हैं। जी मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ में चिंता चुनौतियां लगातार बढ़ती हुई, क्योंकि पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन ब दिन छत्तीसगढ़ में भी अब बढ़ती ही जा रही है। रायपुर से खबर है, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर में रह रही गर्भवती महिला की मौत हो गई। 14 मई को पिता के साथ तेलंगाना से लौटी थी महिला। 21 मई को तबीयत बिगड़ने पर मेकाहारा में उसे भर्ती किया गया था। गरियाबंद के धंडी घोड़ा गांव के क्वारंटीन सेंटर में महिला रह रही थी। वहीं छत्तीसगढ़ में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन नहीं रहेगा, जिसको लेकर प्रदेश की सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिले में सभी सरकारी कार्यालय संचालित होंगे। साथ ही विवाह समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही दुकान और व्यावसायिक संस्थान सप्ताह के 6 दिन ही खुलेंगे, जिसका वक्त सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। तो जैसा कि छत्तीसगढ़ में हर शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन होता था, लेकिन अब इस बार ये टोटल लॉकडाउन नहीं रहेगा। 2 महीनों के लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवा पूरी तरह से बंद रही है। ऑटो, टैक्सी और सिटी बसों के पहिए भी पूरी तरह से थमे हैं। लॉकडाउन में रियायत मिलने के साथ ही अब सरकार ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को वापस पटरी पर लाने की शुरुआत कर दी है। राज्य में आज से आवागमन के लिए ऑटो टैक्सी चलाने की अनुमति मिल गई है। आज से ऑटो टैक्सी से सफर किया जा सकेगा। ई पास से लेकर अब प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में टैक्सी और ऑटो चलाने की अनुमति ली जा सकेगी। वहीं आज से सप्ताह में 6 दिन तक दुकानें खुली रहेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ में बनी शॉर्ट फिल्म दी गोल्ड एंड दी किचन स्टोरी का प्रदर्शन अमेरिका के ऑनलाइन चैनल में किया जा रहा है। इसमें शहर के मंजे हुए कलाकार यशवंत आनंद गुप्ता, नीरज ऊके और सुरभि श्रीवास्तव ने भूमिकाएं निभाई हैं। दुनिया भर के 85 देशों से 750 फिल्मों को लिया गया है, जिसमें करीब 40 फिल्में भारत से हैं। फिल्म के निर्माता डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर हैं। फिल्म में छत्तीसगढ़ के 25 कलाकारों ने एक साथ काम किया है। फिल्म की कहानी अवैध उत्खनन करने वाले मजदूरों की है। इस फिल्म के निर्देशक रूपेश प्रसाद हैं। फिल्म को अमेरिका के एक टीवी चैनल बी बॉप पर दिखाया जा रहा है। एक छत्तीसगढ़ी शॉर्ट फिल्म द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी न्यूयॉर्क में इन दिनों अपना परचम लहरा रही है। बी बॉप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, वहाँ पर यह फिल्म पहुँची है। छत्तीसगढ़ियों के लिए, देश के लिए बड़े गर्व की बात है। देश से सिर्फ 46 फिल्में हैं जो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और दूसरे नंबर पर यह फिल्म चल रही है। उसके निर्माता पुरुषोत्तम चंद्राकर जी हमारे साथ हैं। पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत आपको बधाई। पहले तो नमस्कार सर, और बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर का सादर नमस्कार। पुरुषोत्तम जी, आपकी फिल्म वहाँ पर पहुँची है, कहाँ पहुँची पहले बताएं, कैसे पहुँची? सर, हमारी फिल्म जो गई है बी बॉप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में गया है। और इस फिल्म को बनाने के पहले हमने जो शुरुआत किए थे कि कहीं ऊपर भेजना है करके हमको, और सडनली उस टाइम पे फिर ये हमने देखा कि वो खुला हुआ है वहाँ का भेजने का, और हमने फिर ये अपना फिल्म को वहाँ पे आवेदन किए और फिर सिलेक्शन की प्रक्रिया चालू हुआ। फिर आपने बताया दूसरे नंबर पर ये फिल्म इस वक्त वहाँ पर चल रही है, और क्या रिस्पांस, क्या खबरें आ रही वहाँ से? वहाँ से हमें मेल किए हैं सर कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे जो ये छत्तीसगढ़ ही में बना हुआ फिल्म है द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी, इसका पूरे वर्ल्ड में
काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। किस पे बेस्ड है ये फिल्म, क्या कहानी है? ये फिल्म हमारा मुख्यतः जो मजदूर है, मजदूर दबे कुचले जो मजदूर है, उनकी मजदूर की मजदूरी को तो हम पूरे ले लेते हैं, लेकिन उसको मजबूर कैसे करते हैं, उनको सही मायने में उनका हक नहीं मिल पाता है, उसको उसके मजदूरी का कीमत नहीं मिल पाता है। इन सब को इस फिल्म में हमने दिखाने की कोशिश किया है। और कलाकार के छत्तीसगढ़ के सर हमारे पूरे कलाकार यहीं के लोकल रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, भिलाई और आसपास के ही सब पूरे छत्तीसगढ़ के ही कलाकार लोग हैं। अब ये फिल्म वहाँ पहुँच गई, कैसा फील हो रहा है? छत्तीसगढ़िया होने पे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज को आपने वहाँ पहुँचा दिया न्यूयॉर्क में। सर ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे द्वारा ये निर्मित फिल्म 7 समुंदर पार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में और जाने माने चैनल बीबॉप में चल रहा है। ये हम पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। देखिए डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जो निर्माता है इस फिल्म के, छत्तीसगढ़ी शॉर्ट फिल्म को 7 समुंदर पार पहुंचा दिया, जहां वो परचम लहरा रही है। और बहुत सारी शुभकामनाएं बंसल न्यूज़ की तरफ से, ऐसे ही परचम वो देश का, प्रदेश का फहराते रहें। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। नेता प्रतिपक्ष रामलाल कौशिक ने सीएम को पत्र लिखा है। सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर मांग की है। मनरेगा के काम बंद होने से मजदूर परेशान हैं। मनरेगा मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था करे प्रदेश की सरकार। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, विपक्ष भी अब मजदूरों के लिए आवाज उठा रहा है और इसी के चलते नेता प्रतिपक्ष ने सीएम को पत्र लिख दिया। देखिए, आज ही कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन के जरिए ये मांग की कि केंद्र सरकार मजदूरों को 200 दिन का काम दे। इस पत्र के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष की कोशिश है कि वो छत्तीसगढ़ सरकार की जो खामियां हैं उसे बताए, और इसीलिए इस पत्र में इस बात पे जोर दिया गया है कि जो तयशुदा नियम है जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ में 150 दिन का काम यानी 100 दिन का के अलावा 50 दिन का अतिरिक्त काम देने का फैसला पहले सरकार ले चुकी है, तो उसे यहाँ के मजदूरों को दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष ने बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर मनरेगा के मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, और काम भी मिल रहा है तो 100 दिन का मिल रहा है, तो 50 दिन का अतिरिक्त काम दिया जाए। ये बताते हुए उन्होंने ये पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिखा है। बिल्कुल मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।